नमस्कार। तो अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की एकता बन रही है और ऐसा नहीं है कि यह विपक्षी पार्टियों के प्रयास से बन रहा है। ये जो एकता बन रही है, जो मोर्चा बन रहा है, जो गठबंधन बन रहा है, वो हालात की वजह से बन रहा है, घटनाओं की वजह से बन रहा है। वैसे तो राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ प्लान होता है, सारी चीज़ें एक योजना के तहत होती हैं, एक रणनीति के तहत होती हैं, लेकिन कई बार घटनाओं पर किसी का जोर नहीं होता है। एक के बाद एक घटनाएं होती जाती हैं और उन घटनाओं के आधार पर, उन घटनाओं की वजह से रणनीति बनती जाती है। तो अभी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं की वजह से विपक्षी पार्टियों की एकता बन रही है। अब ये अलग से विचार का विषय होगा जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि वो घटनाएं अपने आप हो रही हैं या उन घटनाओं के पीछे कोई रणनीति है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन पहले वो घटनाएं देखें जिन घटनाओं की वजह से एकजुटता बन रही है और वो घटनाएं मजबूर कर रही हैं विपक्षी पार्टियों को साथ आने के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट छोड़ करके एक साझा गठबंधन बनाने के लिए। अब एक घटना अभी दिल्ली में हुई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। उनके ऊपर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है और उस आरोप में सीबीआई ने उनके नंबर 2 उनके डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और अब उसी मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है और आगे फिर पूछताछ होगी। तो ये बात ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, जो अपने को सबसे ज़्यादा ईमानदार होने का दावा करते हैं, जिनका दावा है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, उनकी पार्टी के ऊपर भी, और ये कहा जा रहा है कि वो उसके सरगना है, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। तो अगर ये घटना हुई है तो ये उनके लिए उनकी पूरी राजनीति को बदलने वाली साबित हो सकती है। अगर जांच आगे बढ़ती है और उनके ऊपर और खतरा बढ़ता है, उनके ऊपर शिकंजा कसता है, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो अपनी जिद छोड़ें और विपक्षी गठबंधन में शामिल हों। तो ये अनायास नहीं है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली आए और विपक्षी एकता का प्रयास उन्होंने शुरू किया और वो जब अरविंद केजरीवाल से मिले तो अरविंद केजरीवाल ने खुलकर कहा कि वो नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं वो उनके साथ है। और जो औपचारिक बातचीत हुई पहले दिन, उस औपचारिक बातचीत के अगले दिन संजय सिंह, जो राजनीतिक मामलों की समिति से जुड़े हैं और महत्वपूर्ण नेता हैं, आम आदमी पार्टी के, उसके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अलग से जाकर के नीतीश कुमार से बातचीत की और वो बारीकियों पर बात हुई जो गठबंधन को लेकर के, गठबंधन की जो बारीकियां होती हैं। तो अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा इस बात की जिद किए हुए थे कि विपक्षी मोर्चा नाम की कोई चीज़ नहीं होती और वो विपक्षी मोर्चा में शामिल नहीं होना चाहते थे, खासकर उस मोर्चे में जिसमें कांग्रेस शामिल हो। इसके बावजूद जब नीतीश कुमार दिल्ली आए और मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिले, उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल उनसे मिले और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो उसके साथ हैं, वो उसमें शामिल है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है। ये जो सीबीआई की जांच बढ़ी है, जो शराब घोटाले की जांच बढ़ी है, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है और जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तलवार लटक रही है, वो एक घटना है जो अरविंद केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन के नजदीक लाता है। इसी तरह की घटना बिहार में हुई जब अमित शाह गए रामनवमी के बाद अपनी सभा करने नवादा में और उन्होंने अपील की बिहार के लोगों से, कहा कि वो 40 सीट दे दें लोकसभा की और अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ की महागठबंधन सरकार गिर जाएगी। बिहार में जो सरकार है महागठबंधन की, उसका कार्यकाल 2025 के नवंबर दिसंबर तक है, यानी अभी 1.25 साल के करीब उसका कार्यकाल बचा हुआ है। और ये अमित शाह ने दावा किया कि उस कार्यकाल समाप्त होने के 1.5 साल पहले, यानी अगले साल मई जून में अगर 40 सीटें मिल जाती हैं मई में बीजेपी को, तो वो सरकार गिर जाएगी। और निश्चित रूप से इस बात को एक बड़ी चुनौती, बड़ी चेतावनी के रूप में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने लिया है और उसके बाद ज़्यादा भागदौड़ उनकी शुरू हुई है। स्थितियां ऐसी बन रही हैं, उनके ऊपर लग रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव वो नहीं जीत पाते हैं तो उनकी राज्य सरकार भी गिरेगी और जो एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई और तेज होगी। लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ ऑलरेडी दुनिया भर की कार्रवाई चल रही है। जो चारा घोटाले में लालू यादव सजा याफ्ता है, उसमें 2 मामले और हैं जिसमें अभी फैसला आना है और उसके अलावा जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का मामला आ गया है जिसकी जाँच सीबीआई कर रही है और ईडी भी कर रही है। और इस मामले में लालू प्रसाद के पूरे परिवार से पूछताछ हो रही है। लालू प्रसाद से पूछताछ हुई है, राबड़ी देवी से हुई है, उनके बेटे तेजस्वी यादव से हुई है, उनकी 3 बेटियों से हुई है। इस मामले में उनके करीबी सहयोगी रहे भोला यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये स्थिति है कि एक तरफ लालू प्रसाद का परिवार है जिनके ऊपर जांच के कई एजेंसियों की जांच चल रही है और तलवार लटकी हुई है।
दूसरी तरफ अमित शाह ने सरकार के ऊपर तलवार लटका दी है कि अगर लोकसभा चुनाव जीते तो उसके बाद सरकार गिर जाएगी, महागठबंधन की सरकार नहीं चल पाएगी। इसी तरह की बात अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कही। वो अभी वहां 2 दिन के लिए गए थे और उन्होंने वीरभूम में एक सभा की, जिसमें उन्होंने कहा, वहां राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो 35 सीट दे दें, लोकसभा चुनाव में 35 सीट दे दें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 में 35 सीट दीजिए, 2026 की जरूरत नहीं रहेगी। यानी 2026 के चुनाव तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 2024 में आप 35 सीट दीजिए और ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सरकार कैसे गिरेगी। ऐसी सरकार जिसके 294 के विधानसभा में जिसके पास 215 विधायक हैं, वो सरकार कैसे गिरेगी? बीजेपी के पास तो सिर्फ 75 विधायक हैं वहां। तो किसी भी फॉर्मूले से अगर सरकार गिरानी है, और अगर बीजेपी ये सोच रही है, जो महाराष्ट्र का फॉर्मूला था शिवसेना तोड़ने का, उस फॉर्मूले के तहत अगर ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ने की बात होती है तो 150 विधायक तोड़ने होंगे। इस्तीफा भी करा करके अगर कर्नाटक मध्य प्रदेश मॉडल पर करना है तो वो भी संभव नहीं है, नामुमकिन है, उसमें भी 150 लोगों के इस्तीफे कराने होंगे। तो वो संभव नहीं है। इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 35 सीट लोकसभा की दीजिए, ये सरकार 2026 तक नहीं चलेगी, 2026 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से उनके इस बयान से, उनकी इस चेतावनी से, उनके इस दावे से ममता बनर्जी की भी नींद उड़ी है, वो भी परेशान हुई हैं। तो एक तरह से जिस तरह की कार्रवाई एक एक करके ये घटनाएं हो रही हैं, लालू यादव के परिवार के ऊपर शिकंजा कसा, पूछताछ शुरू हुई, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया पूछताछ के लिए, उनके मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। उसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम आया और उनसे भी पूछताछ हुई है। केंद्रीय एजेंसियों ने उनसे भी पूछताछ की है। उनका एक कथित चैट जो सुकेश चंद्रशेखर के साथ जेल में बंद जो कौन मैन है, ठग है, उसके साथ एक चैट वायरल हुआ है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो पैसे के लेन देन की बात हो रही है कि कविता से। हालांकि कविता ने कहा है कि वो जानती भी नहीं है कि सुकेश चंद्रशेखर कौन है। तो ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर तलवार लटकी है। शिवसेना का विभाजन करा दिया गया और शिवसेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उधर तमिलनाडु में जो तमिलनाडु प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उन्होंने डीएमके फाइल्स नाम से एक वीडियो जारी किया है जिसमें डीएमके और एमके स्टालिन के कथित घोटालों की पोल खोली गई है। तो इस तरह हर राज्य में हर प्रादेशिक छत्रप को लेकर के कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहले जो गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा था असद और उसके एक साथी की पुलिस इनकाउंटर में मौत हुई, और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के सामने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत हो गई, उसको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। तो ये इस तरह की ये जो घटना हुई है, ये 2 दिन के अंतराल में जो 4 हत्याएं हुई हैं, वो उससे समाजवादी पार्टी की नींद अलग उड़ी है। वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को समझ में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का 80% बनाम 20% का जो चुनावी मुद्दा था, जिसकी बात पिछले चुनाव में हुई थी, वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था, और उन्होंने एक तरह से पूरे सोशल मीडिया में माफिया का मतलब मुस्लिम माफिया बना दिया गया है। तो उस मुस्लिम माफिया को मिट्टी में मिला देने का एजेंडा जो है वो हिंदू कंसोलिडेशन का एजेंडा है। तो इससे समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों की नींद उड़ी है। तो ये घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, पश्चिम बंगाल की, जिनसे प्रादेशिक क्षत्रपों की नींद उड़ी है और उनकी मजबूरी हो गई है कि वो एकजुट हो। तो वो जो उनका अपना एजेंडा है, जो एक एजेंडा नीतीश कुमार ने यहाँ आकर के दिल्ली में डिस्कस किया, और भी कई बार कई तरह से इस बात की चर्चा हो चुकी है। कई और नेताओं ने कहा है कि अगर सारे लोकसभा की सारी सीटों पर भाजपा के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा तो फिर भाजपा को हराया जा सकता है। हालांकि इस बात को 100% गारंटीड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 12-13 ऐसे राज्य हैं जहां 50% से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। कई राज्यों में 6 आधा दर्जन से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जहां 60% वोट मिले हैं बीजेपी को। तो वहां एकजुट हो जाएगा विपक्ष, तब भी बीजेपी को हरा लेगा, इसकी संभावना कम है। तो इसलिए इसके बावजूद बीजेपी को टक्कर देने, बीजेपी को चुनौती देने का एकमात्र रास्ता विपक्ष के सामने यह है कि विपक्ष एकजुट होकर के लड़े। अब इसके बाद जो दूसरा मैंने पहले कहा था, जो इसका दूसरा पहलू है वो ये कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ रही है कि इस तरह की घटनाओं से विपक्ष एकजुट होगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, ये 24 घंटे 365 दिन पॉलिटिक्स करने वाले, राजनीति करने वाले लोग हैं, और इनको एक एक चीज की बारीकी का पता होता है। इनको निश्चित रूप से ये पता होगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इन सबसे विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिलेगा।
तो क्या ये माना जाए कि सरकार ऐसी स्थिति बना रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति बना रही है कि विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं, और जब एकजुट हो जाएं तो भाजपा बनाम अन्य की लड़ाई हो और भाजपा उनको हरा दे? क्या ये एक स्ट्रेटजी है या किसी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? ध्यान रहे, आप याद रखने की बात है कि संसद में जो अभी संसद का बजट सत्र बीता है, उसमें राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि एक वो अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं। उस समय वो भाषण दे रहे थे और विपक्ष के तमाम पार्टियां विपक्ष की टोका टोकी कर रही थी, जिनका वो अकेले जवाब दे रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अकेले समूचे विपक्ष पर वो भारी हैं। ये बात खुद उन्होंने अपने मुंह से कही थी। तो क्या ये विपक्ष की एकजुटता बनाई जा रही है कि अकेले नरेंद्र मोदी समूचे विपक्ष को हरा दें लोकसभा चुनाव में? ये बहुत संभव है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विपक्षी पार्टियां जब अलग अलग लड़ती हैं तो वो हिंदू वोटों का भी बंटवारा कराती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ों पर आधारित है। जो अल्पसंख्यक वोट है, मुस्लिम वोट है या क्रिश्चियन का वोट है, वो वोट नहीं बंटता है। वो वोट हमेशा पिछले कई दशकों से उस पार्टी को जाता है जो बीजेपी को हरा रहा हो, उस उम्मीदवार को जाता है जो बीजेपी को हरा रहा होता है। इसलिए वो वोट तो हमेशा एकजुट रहता है। जो वोट बंटता है वो हिंदू वोट होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जो 35-36% वोट पाती है, उसका कारण यह है कि बहुसंख्यक हिंदू वोट बंट जाता है, दूसरी पार्टियों में जाता है। तो एक योजना यह हो सकती है कि सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने दिया जाए। उनको पहले ही एक प्रचार के जरिए यह स्थापित किया जा चुका है कि उसके तमाम नेता भ्रष्ट हैं। उनको यह स्थापित किया जा चुका है कि वो देश विरोधी काम करते हैं, राष्ट्र विरोधी एजेंडा होता है उनका, टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए हैं लोग, और हिंदू विरोधी हैं। ये चीज़ें इस्टेब्लिश की जा रही हैं और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिल चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर जिन पार्टियों को हिंदू विरोधी, देश विरोधी और भ्रष्ट साबित कर दिया गया है, अगर वो पार्टियां एक साथ हो जाती हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि हिंदू वोटों का जो बिखराव है वो पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाएगा। आमने सामने की लड़ाई में ध्रुवीकरण, जो जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं या जिसको बीजेपी के नेता इसके आइडियोलॉग कंसोलिडेशन बोलते हैं, वो कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा और उस कंसोलिडेशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो ये बहुत संभव है कि आज जिन घटनाओं, जिन परिस्थितियों की वजह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, वो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानबूझ करके बनाई जा रही हों ताकि विपक्ष एकजुट हो, एक एजेंडे पर लड़ने आए, सब मिल करके मोदी को चुनौती दें और मोदी ईमानदारी, देशभक्ति और मजबूत नेतृत्व के प्रतीक के तौर पर उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ें जिनको देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जिनको हिंदू विरोधी और भ्रष्ट ठहराया जा चुका है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनको एक पहलू से, एक पक्ष से देखने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान भी हो सकता है और ये बात विपक्षी पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।